नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का BHU BA के कैप्सूल में स्वागत करता हूं। मैं आपको GS का कैप्सूल दूंगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको जान लेनी थोड़ी ज़रूरी है। GS जनरल साइंस का कैप्सूल मैं दूंगा। तो देखिए, GS का जो आपके पेपर में वेटेज होता है, कई अभी तो कुछ खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर 2-3 साल का आप ट्रेंड देखें तो जैसे पिछले साल तो कम ही क्वेश्चन आए थे, उससे पहले से अगर आप ट्रेंड थोड़ा देखना चालू करेंगे तो 7-8 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन आते थे, पर पिछले साल 3-4 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे शायद, ठीक है। और उसमें क्या था, पहले बस बायोलॉजी पूछा जाता था, पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। कुछ बेसिक केमिस्ट्री और कुछ बेसिक फिजिक्स का यूनिट वगैरह भी पूछा जाता है, ठीक। तो वही चीज़ें देखना है हमको कि इसमें मैंने क्वेश्चन कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री और कुछ बायोलॉजी तीनों के रखे हैं, ठीक। इन सभी को करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स है, पर जो उसमें हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन से भी समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन क्या है कि आपका एक ऑप्शन सही होगा तो बाकी 3 ऑप्शन के और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इन 3 जैसे अगर ये 50 क्वेश्चन करते हैं तो आपके अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस इस सेशन में पूरे हो जाएंगे तैयार, ठीक। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो इंपॉर्टेंट है आपको, और अगर पढ़ने का मन होगा, वैसे तो समय नहीं है, फिर भी आपका पढ़ने का मन होगा तो आप पढ़ सकते हैं अलग से, ठीक है। डिजीज पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, डिजीज पढ़ लीजिएगा। डिजीज में कौन सी डिजीज, हेरिडेटरी डिजीज जितनी भी होती है, ठीक है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ऐसे ही, ठीक है। कोई भी हेरिडेटरी डिजीज, ज़्यादातर हीमोफीलिया के बारे में सवाल आते रहते हैं, ठीक है। डिजीज़ पढ़ने के बाद आप विटामिन पढ़ लीजिएगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये छोड़ के जा रहे हैं तो समझिए कि आपका GS में एक क्वेश्चन छूट जाएगा। विटामिन में क्या पढ़ने की ज़रूरत है। विटामिन जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी विटामिन होता है, जितने टाइप्स के हैं, मान लीजिए विटामिन A, B, C जो भी है, तो उसका साइंटिफिक नेम, हर विटामिन का एक साइंटिफिक नेम है, कहाँ पाया जाता है और उसकी कमी से क्या रोग होता है। हर विटामिन की कमी से एक आपके शरीर में रोग होता है, ये चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको ये भी पढ़ लेनी जरूरी है। जो बच्चे हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स होंगे उनको हमने पढ़ाया था, ठीक। इसके अलावा थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन भी अगर आपके पास समय होगा तो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा वो। जैसे देखिए लोकोमोशन वगैरह का, जैसे वो सब सवाल पूछ देता है डाइजेशन से कि कहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है, समझ रहे हैं, कहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है। जो बच्चे हिंदी के होंगे घबराए नहीं, क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, अभी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, ठीक। कहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है शरीर में आपके, ठीक है, कौन से अंग में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो GS का क्वेश्चन आपसे कर ले जाएंगे, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पढ़ के मैं बताता हूं आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास ये क्वेश्चन कि व्हाई डज ए ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर। एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, इट एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर, इट एब्जॉर्ब ऑल कलर। हिंदी में भी ऑप्शन है कि काला रंग की प्रतिबिंब करता है, काला रंग अवशोषित करता है, वह सारे रंग को प्रतिबिंब करता है या सारे रंग अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक, फिजिक्स से क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है तो उसके पीछे कारण होता है उसका कलर फिनोमिना जो होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ हरा दिख रही है, ठीक है, जैसे इधर का ब्लैक बोर्ड आपको हरा दिख रहा है, यहाँ का सफ़ेद दिख रहा है, तो ये दिखने के पीछे ऐसा नहीं कि ये हरा है या सफ़ेद है, इसमें कुछ जैसे हर चीज़ में पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो कलर, जैसे आपका जो भी वो कलर रिफ्लेक्ट कर दे। जैसे हमारे विजिबल लेंथ अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 7 तरह के विजिबल लेंथ होते हैं हमारे, ठीक है। पढ़े होंगे जो हिंदी वाले बच्चे बैनी आँख पिला करके याद रखते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे विवग्यो, ठीक है। तो ये 7 जो कलर होती हैं जो हमको दिखती हैं, ठीक है, ये 7 कलर हमको हमारी आँख, नंगी आँखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 कलर में से जो भी कलर रिफ्लेक्ट हो जाए मतलब इस पे आए वो कलर और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पे दिखे, वही कलर हमको दिखती है। अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़, अगर कोई मान लीजिए बॉडी है, अगर जैसे ये मैंने टी-शर्ट ब्लैक पहना है, ठीक है, तो ब्लैक कलर ये टी-शर्ट रिफ्लेक्ट करता है आंखों में, ठीक है। जो भी कलर दिख रहा है वो ये रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट ब्लैक कलर। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है।
क्योंकि जब सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है कोई चीज़, ठीक है, सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक दिखता है। अगर बाकी अलग चीज़ों की, जैसे रेड के लिए अगर आप बात करते हैं, अगर कोई चीज़ रेड दिख रहा है तो रेड को क्या कर रहा है, वो रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड को प्रतिबिंब कर रहा है। पर अगर ब्लैक का, बस ब्लैक इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वही उसी से सवाल आता है कि अगर सारे कलर को वो कर लेंगे, सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक कलर का दिखेगा। सारा कलर अगर रिफ्लेक्ट कर देगा, सारा कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब सारे कलर को अपने से, यहाँ बॉडी आएगी, ये मान लीजिए कोई बॉडी है किसी कलर की, ठीक है, यहाँ से आया सारा कलर सातों का सातों इधर आ गया तो ये वाइट कलर की दिखेगी, ठीक है। ब्लैक और वाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल चीज़ है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर, ठीक है। चौथा डी ऑप्शन जो है आपका यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन। अब देखिए दूसरा पेज पे जाते हैं, इसको देख लीजिए। ऑप्शन एक है आपके सामने न्यूटन, दूसरा पेज है जो आपके सामने वॉट, फैराडे, हर्ट्ज, ठीक है। 4 यूनिट दी हुई है, इसमें से पूछ रहा है कि आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ठीक। तो एक एक से चालू करेंगे। पहला जो न्यूटन है ये फोर्स की होती है, बल का यूनिट होता है, ठीक है, फोर्स। क्यों आपको पता होगा, थोड़ा बहुत सुने होंगे तो साइंस के बारे में कि न्यूटन उसमें बैठे थे पेड़ के नीचे, एक उनके सर पे गिरा और उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया और वो साइंटिस्ट बन गए, सेव गिरा और साइंटिस्ट बन गए। तो क्या है, न्यूटन फोर्स से रिलेटेड है, यूनिट जो है फोर्स का एसआई यूनिट है, ठीक है। दूसरा वॉट, वॉट जो है वो पावर का है, ठीक है, वॉट जो है पावर का है, ठीक। फैराडे जो है आपका चार्ज का है, चार्ज की एक और यूनिट होती है कूलम्ब, कूलम्ब, चार्ज की एक और यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है। और हर्ट्ज जो है वही फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, आवृत्ति की यूनिट है, ठीक। तो अब आप इसमें एक चीज देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा था एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अगर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछेगा तो न्यूटन क्या छोड़ के चले आ जाएंगे कि सर आपने फ्रीक्वेंसी का बताया था, आपने क्या बोलते हैं फोर्स का नहीं बताया था, छोड़ के चले आएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन से रिलेटेड भी तो बताया कि अगर वॉट आ जाए तो क्या मारेंगे, फैराडे आ जाए तो क्या मारेंगे, ठीक है, फैराडे की जगह कूलम्ब आ जाए तो क्या मारेंगे, समझ रहे हैं। तो क्या मार के आएंगे, चार्ज की ये सब यूनिट है। एक ऑप्शन, जितने जैसे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जितने ऑप्शन है उससे भी 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह के, तो सारे क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखेंगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से है। कुछ जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बायोलॉजी बस पढ़ते थे हम, जीएस में अचानक ये फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि देखिए बीएचयू का कोई भरोसा नहीं है, कभी क्या पूछ दे क्या नहीं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको करा दूँ, ताकि एंट्रेंस में अगर आए तो आपकी मदद मिल सके आपको, ठीक है। रस्टिंग एज, ठीक है, जंग लगना क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री वाले बच्चे जैसे जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 10th में जानते होंगे। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है रिडॉक्स रिएक्शन, चौथा है रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ। रस्टिंग क्या होता है, जैसे कोई आयरन, कोई धातु है मान लीजिए यहाँ पे लोहे की, ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे खुले में रहता है कुछ दिन, जैसे मान लीजिए आपका गेट होगा, मान लीजिए घर का गेट होगा, लोहे का बना होगा, कुछ दिन बाद देखते हैं उसमें जंग लगने लगता है ना। जंग क्यों लगता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ना उसके साथ रिएक्ट करता रहता है, लगातार रिएक्शन में रहता है वो, और धीरे धीरे रिएक्शन करते करते उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है। इंग्लिश में रस्टिंग बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका होगा रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो अगर रस्टिंग कभी भी सवाल आए, ठीक है, यहाँ तो देखिए वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तीनों ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपका रिडक्शन ना दे, रिडॉक्स ना दे, सिर्फ ऑक्सीडेशन रहे, ठीक है, तो भी इसको मार के आ जाइएगा, ठीक। अगर यहाँ पे जैसे ऑप्शन में क्या दे दिया है, ऑक्सीडेशन दे दिया है, रिडक्शन दे दिया है और रिडॉक्स दे दिया है। रिडॉक्स कुछ नहीं होता है, रिडॉक्स जो है अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होगा तो उसको रिडॉक्स बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन में ऑक्सीजन का घटना, बस इतना आप याद रखिए। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन किसी चीज़ में जुड़ जाए, ये लोहे का धातु था, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दोनों प्रोसेस होता है रस्टिंग में, ठीक है, जंग लगने में दोनों प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे आपका क्या है, सही तीसरा है। पर अगर आपके कभी क्वेश्चन में रिडॉक्स न देखे, ठीक है, रिडॉक्स न देखे, रिडक्शन न देखे, सिर्फ ऑक्सीडेशन दे, या ऐसा जिस 4 ऑप्शन में बना देता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, उसके बाद आपका कोई
हैमर प्रोसेस कर दिया, ठीक है, ऐसे ही कुछ और नन ऑफ दीज कर दिया, ठीक। तो आप वहाँ ऑक्सीडेशन मार के आइएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन है एग्जाम्पल में तो मार के आइएगा, पहले देखिएगा रिडॉक्स खोजिएगा, पहला रिडॉक्स दूसरा ऑक्सीडेशन, ठीक है। नॉन ऑफ दीज रहे तो नॉन ऑफ दीज मार दीजिएगा, ज़्यादा करेक्ट होगा आंसर। पर नॉन ऑफ दीज की जगह अगर कोई और रहे तो इसको मारिएगा। प्रायोरिटी वाइज आंसर कई बार प्रायोरिटी वाइज भी देते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए कटायन। कटायन क्या होता है? इन निम्नलिखित में से कौन सा एक घन यान नहीं है? कटायन होता क्या, अगर ये आप चीज समझेंगे तो आपको एक क्वेश्चन कर लेंगे। किसी भी चीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, आयन, आयन ये बोलते हैं जिसमें निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो उसको आयन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज हो तो अनायन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या बोलते हैं? कटायन, निगेटिव चार्ज हो तो अनायन, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, एक एल्युमिनियम आयन है, एक कॉपर आयन है, अगला ऑप्शन आपके सामने है सल्फेट आयन, जिंक आयन। तो इसमें से कौन सा जिस पे पॉजिटिव होगा वही आपका क्या होगा? जिसमें पॉजिटिव होगा वही आपका कटायन होगा। तो आप कमेंट करके इसमें बताइए कि कौन सा आपका कटायन है, ठीक है। कमेंट करिएगा आपका आंसर, जो भी कठिन लग रहा होगा क्वेश्चन आप, जैसे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा 50 में से आपका कितना सही हो गया खुद से, बिना मतलब मेरे बताए। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आंसर आपको समझ में आ जा रहा होगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ये चीज़ जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो होता है आपका, एल्युमिनियम हमेशा Al+3 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। कॉपर जो होता है Cu+2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। कॉपर भी कटायन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सल्फेट आयन जो होता है वो SO4- के इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा इसका सल्फेट और जो भी कटायन अनायन था तो आप ये क्वेश्चंस कर ले जाएंगे आसानी से। जिंक जो होता है Zn+2 लिखा जाता है। तो अब बताइए, अब आप हमको बताइए, एल्युमिनियम+3 है, कॉपर Cu+2 है, सल्फेट SO4- है, जिंक है Zn+2। तो इसमें से कटायन कौन सा है? 3 कटायन है सर, एक अनायन है जो कि सल्फेट है, क्योंकि इसमें निगेटिव है, बाकी सब में पॉजिटिव। आपने बताया जो पॉजिटिव होगा वो कटायन होगा, जो निगेटिव होगा वो अनायन होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपका डन हो गया, ठीक। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डिजेनरेट मेगास्पोर्स। अभी तक जैसे हमारे जो क्लासरूम स्टूडेंट्स होंगे उनको हमने जितने क्वेश्चन बता दिए वो क्वेश्चंस इसमें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं इसमें जो कि पूछने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो देखिए सवाल पूछ रहा है, अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीज जड़ियों में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजों की अनुपात क्या होगा? तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 1:3 होगा। बताता हूं क्यों। देखिए क्या होता है कि चार सेल बनती है, ठीक है। 4 सेल में से 3 ठो डिजेनरेट हो जाती है, 3 ठो मर जाती है, एक सेल बचती है, और एक सेल से फिर 8 सेल बनती है। कई डिवीजन होता है, और एक सेल से फिर 8 सेल बनती है, ठीक है। जिसमें से एक सेल होती है, ठीक है। एक सेल होती है जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे आगे चल के फूल बनता है, ठीक है। बाकी जैसे ये एक सेल है, ये उसकी 2 सहेलियाँ हैं, ये 3 पड़ोसी हैं, और ये 2 हैं जो इसको नरिशमेंट करेंगे, ठीक। अलग अलग नाम भी है, बोल देता हूँ, वैसे आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये सिनर्जिट्स कहलाती है, एंटीपोडल सेल कहलाती है, और ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाती है। पर ये नाम आपके किसी इंपॉर्टेंट काम का नहीं है, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है 1:3। मेगास्पोर में रेशियो ऑफ फंक्शनल टू डिजेनरेट क्या होता है आपका? मेगास्पोर में रेशियो ऑफ फंक्शनल टू डिजेनरेट क्या होता है? 1:3 होता है, ठीक है। पुष्पपादियों में कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाड़ियों की अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये नाम जो बच्चे पढ़े होंगे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। 6ठे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप। 6ठा क्वेश्चन जो है आपके पास, छठा क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली। अब देखिए कुछ सवाल जो होते हैं ना पूरा के पूरे डाटा पे होते हैं, उनके पीछे कोई थ्योरी नहीं, कोई आपके पास कंसेप्ट नहीं होता, बस डाटा होता है। वो याद होगा तो आपको आएगा, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो अगर नहीं हो ऐसे क्वेश्चन तो घबराने की कोई बात ही नहीं है आपसे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है, कितने प्रकार के सेल से टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, एक पहला ऑप्शन है 4000,
दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 400, तीसरा है 40 और चौथा है 4। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है टिश्यू का टाइप कितना होता है, टिश्यू का टाइप कितना होता है, पूछना चाह रहा है कितने तरह के टिश्यू से मिलके आपका शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू जो होता है, आदमी का जो भी होता है, मान लीजिए मनुष्य का या किसी भी एनिमल का, ठीक है, 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, इस तरह से करके है, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टिश्यू। ठीक है, 4 तरह के टिश्यू होते हैं, तो आपका जो ऑप्शन है ये 4 सही है। ठीक, एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, प्लांट टिश्यू नहीं है। प्लांट और एनिमल में डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए यूनिट से फिजिक्स से एक और सवाल आया, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसको जूम कर देता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, आप बताइए। पहला यूनिट है न्यूटन। न्यूटन मैंने अभी बताया था किस चीज़ की यूनिट होती है, फोर्स की। न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की। अब जैसे अगर आप पढ़े रहेंगे ये सब चीज़ें ना, तो आपको क्या होगी कि ऑप्शन देख के गलत ऑप्शन दिखेगा, सही दिखे या ना दिखे, गलत ऑप्शन जरूर आपको दिख जाएगा 3। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। वेबर किसका होता है, फ्लक्स की यूनिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म वगैरह आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक, तीसरा है पास्कल। पास्कल ही होती है प्रेशर की यूनिट। हेनरी किस चीज की यूनिट होती है बताइए। हेनरी जो आपकी यूनिट होती है ये इंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, ये सब काम के, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, इंडक्टेंस वगैरह आपके काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूटन पूछ सकता है, जैसे पिछले में था, हर्ज पूछ सकता है कि एक हर्ज किसकी यूनिट है। ठीक है, पास्कल पूछा। उसके बाद प्रेशर की और यूनिट होती है, जैसे एक एटीएम यूनिट होती है। ठीक है, और उसके बाद एटीएम होती है आपकी, बार होती है, बार होती है, ये सब यूनिट है प्रेशर की। ठीक है, तो कोई भी अगर आ जाए, एसआई यूनिट सारी नहीं है। ठीक है, पर अगर आपका कॉल दे यूनिट बस पूछे तो एटीएम और बार भी दे दे तो आप प्रेशर मार के आइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी से। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है आपके सामने, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, और नेक्स्ट पे है आपका ऑप्शन ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, यार मैं लिख देता हूं डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक, तो हीमोग्लोबिन जो है किसका कंपोनेंट है बताइए। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सी चीजें मैं बता दूं। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को आपके शरीर में ले जाता है और बाहर लेके आता है। ठीक है, अगर कुछ भी आप सांस ले पा रहे हैं तो आप अपने नाक से ले रहे हैं, पर आपके खून में अगर ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के कारण जा रहा है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किस चीज में होता है आपको ये बताना ऑप्शन है। पहला है WBC, दूसरा है RBC, तीसरा है प्लाज्मा। ये तीनों चीज नहीं है तो आपको मैं बता दूं, जो हमारा ब्लड होता है, खून जो होता है लाल रंग का, ठीक है, एक चीज कमेंट करके बताइएगा, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है कमेंट करके बताइएगा। तो जो खून होता है वो 2 पार्ट में बंटता है हमारा। ठीक है, जो खून होता है वो 2 पार्ट में बंटता है, पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। ठीक, खून है उसके 2 पार्ट है, एक प्लाज्मा है, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट, और इसमें कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा एक ब्लड है। ठीक है, ठीक, अब इसमें कुछ सेल होंगे, तो प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, सेल्स होते हैं उसमें कई तरह के। तो जो सेल होती हैं वो होती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका लाइफ 125 दिन का होता है। ठीक है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक, तो सेल्स कितनी होती है, 3 तरह की होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। कमेंट करके आप बताइए ये क्या इसमें कि RBC की लाइफ कितनी होती है, प्लेटलेट्स की तो लाइफ नहीं, WBC की लाइफ कितनी होती है, दोनों का कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक, वही चीज क्वेश्चन में पूछा है। अब इन्हीं में से किसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो आपका होता है वो RBC में पाया जाता है।
एंटीजन अगर एंटीबॉडी वगैरह बोले तो अगर कभी पूछ दे एंटीबॉडी किस में पाया जाता है तो किस में, WBC में पाया जाता है। ठीक, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की सब WBC में, जिनका WBC अच्छा है उनके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है अच्छा है, वो कोरोना जैसे रोग से भी अपने लड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया 8वें का आंसर हो गया दूसरा RBC। ठीक, तीसरा 9वां क्वेश्चन पे आइए। एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो बच्चे विटामिन पढ़े होंगे जो हमने पढ़ा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया है और विटामिन में भी इसको बताया है, ठीक है, कि एनीमिया किस वजह से होता है। मैंने बोला था डिजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी तरह का रोग हो, ठीक है, पैर का रोग हो, डाइजेशन का रोग हो, कोई भी हो, डिजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिजीज से सवाल हर बार आए, खासकर हीमोग्लोबिन वगैरह से सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो एनीमिया किसकी कमी से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया कोबाल्ट, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये तीनों तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इसका आयरन ही है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है। पर कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा, पिछले साल का ही शायद ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आपका आएगा एक ब्लू बेबी होता है, वो ऑक्सीजन की कमी से, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सांस की नली में लंग्स उसमें सही प्रॉपर नहीं हो पाता, इम्प्रॉपर, उस वजह से होता है। पर ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से, नाइट्रेट की कमी से होता है। ठीक है, कैडमी दो चीज़ आपको खोजनी है। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, कैडमियम CD। ठीक है, कैडमियम के वजह से कौन सा रोग होता है आपको ये खोजना है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस चीज़ को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये शायद BA LLB या किसी चीज़ में सवाल आया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर BHU ऐसा सवाल पूछ रहा है तो आपके भी इंटरेस्ट में आ सकता है। ठीक, पर इसका आंसर क्या होगा, आयरन। आयरन की अगर आपके में कमी है तो एनीमिया होगा। एनीमिया, आयरन क्या होता है आपके, RBC में आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये भी बता दूँ, RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, RBC में ही आयरन भी पाया जाता है। RBC बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रेड ब्लड सेल्स है ना शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत वाइटल ज़रूरी है। ठीक, तो क्या हुआ, आयरन हो गया आपका। ठीक है, तो आयरन की कमी होगी तो आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी लोग बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्वेश्चंस फिजिक्स का है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सब थोड़ा नया क्वेश्चन होगा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप इससे पहले पढ़े नहीं होंगे, पर जितने क्वेश्चन है इसको याद कर लीजिएगा। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि जैसे इस तरह का फाइबर है, पहले अभी भी होता है कई चीज़ों में, आप देखे होंगे जब दूर तक किसी वेव को ले जाना होता है, किसी एक एनर्जी के फॉर्म को ले जाना होता है, तो ऐसा फाइबर बनाते हैं, अंदर एक तरह का कोटिंग करते हैं किसी तरह का। ठीक, इसमें क्या करते हैं ना कि यहाँ से रेज भेजते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए है ऐसे 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 होते हुए ये निकलती है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसके थ्रू किसी एनर्जी को भेजते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, जैसे आपके यहाँ इंटरनेट अगर वाईफाई वगैरह लगता है तो ऑप्टिकल फाइबर का उसमें यूज होता है। पहले जो टेलीफोन्स लगते थे ना, तार जो लगते थे, वही ऑप्टिकल फाइबर्स होते थे। ठीक है, तो उसमें जिस प्रोसेस का यूज होता है, रिफ्लेक्शन का यूज होता है नहीं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सरफेस है, यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है, और यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, रे ऐसे गई ऐसे आ गई। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई मीडियम सरफेस है, ठीक है, यहाँ से रे गई, ठीक है, पर क्या करेगी, वो अंदर घुस जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अंदर घुस जाएगी। यहाँ घुस जाती क्योंकि इधर पॉलिश है। शीशा में देखे ना चेहरा तभी देख पाते क्योंकि रे रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ जाती है। इसमें क्या होगा कि ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, ठीक है, पर ये थोड़ा सा मुड़ जाती है, ऐसे या ऐसे कैसे मुड़ जाएगी वो डिपेंड करता है। ठीक, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन थोड़ा आगे का कंसेप्ट है, उसको छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं। ठीक, चौथा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही होता है आपके लिए। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से यूज होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ड्राई आइस, सूखी बर्फ, हिंदी में बोलेंगे सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है। पहला ऑप्शन है सॉलिड CO2, सॉलिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड वाटर। क्या है ड्राई आइस बताइए। ठीक है, ड्राई आइस जो होता है, आइस क्या होता है पहले ये बताइए। आइस जो होता है, वाटर जब सॉलिडिफाई हो जाता है, वाटर को जब जम जाता है तो उसको आइस बोलते हैं, H2O को। पर ड्राई आइस अगर बोलेंगे
तो ड्राई आइस जो होगा वो सॉलिड CO2 होगा। सॉलिड CO2 को क्या बोलेंगे? ड्राई आइस बोलेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 12वां क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? पहला है ऑन्टन वन लियनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, और आपका चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कोच। कौन सा है बताइए आप, किन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी? अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे बताइए? इसका आंसर है एंटन वॉन लियनहॉक। ठीक है, पर एक चीज आपको बता दूं, इन्होंने लिविंग बैक्टीरिया की खोज की थी। लिविंग बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने पहली बार बैक्टीरिया देखा था पर डेड सेल में। डेड सेल में उन्होंने क्या किया? कॉर्क लिया था। बियर की बोतल देखे हैं? बियर की बोतल के ऊपर एक लगाया जाता है, उसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क, बियर की बोतल एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, मान लीजिए कोई लकड़ी होती है उसको काट के बनाते हैं, उसी कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जनरली वो बियर की बोतल में यूज की जाती है। ठीक है, तो उसमें डेड सेल होते हैं, उनको काट के उन्होंने स्लाइड के फॉर्म में देखा तो उनको बैक्टीरिया दिखी। ठीक है, पर बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया किसी ने देखा तो लियनहॉक ने। इसलिए अगर बैक्टीरिया पूछे, लिविंग बैक्टीरिया पूछे तब लियनहॉक, पर अगर डेड बैक्टीरिया पूछे या डेड सेल बोले तो क्या मारेंगे? ऑप्शन रॉबर्ट हुक। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन? एक तरह की सेल है, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, क्या बोलेंगे उनको? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? पहला टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। सेल क्या है? फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, सबसे छोटा। जैसे ये आप घर में अगर किसी रह रहे हैं तो सबसे छोटे यूनिट को आप क्या बोलेंगे? ईंटें, ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है, ईंटें, वो सबसे छोटे यूनिट है, उससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ तेज तरार बच्चे बोलेंगे सर ईंटा को तोड़ दीजिए कई पार्ट में, टुकड़ी हो जाएगा। तो टुकड़ी एग्जिस्ट नहीं करती है ना, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ईंटा ही आपको एक सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे यूनिट जो होता है वो मिनिमम पार्ट जिसको हम देखते हैं, सबसे छोटा से छोटा पार्ट तो ईंटा होता है। वैसे हमारी बॉडी का क्या है? सेल है। कई सारी सेल मिलके अलग अलग तरह की टिश्यू बनाती है। कई सारी सेल होती हैं, ठीक है, पर एक फंक्शन करती है, एक काम होता है, वो टिश्यू बनाती हैं। कई सारी टिश्यू मिलके जिनका एक ग्रुप ऑफ फंक्शन होता है, ऑर्गन बनाती हैं। कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब जैसे मेरा नाक है, नाक क्या है? ऑर्गन है हमारा, ये सांस लेता है, पर नाक क्या है? नाक ऑर्गन है। ऑर्गन, इसमें कई सारी टिश्यू होंगी अलग अलग तरह की, उन टिश्यू में कई सारी सेल्स होंगी, कई सारी। ठीक है, और एक सांस लेने के पूरा जो प्रोसेस है, नाक है, लंग्स है, लैरिंग्स है, सब कुछ, ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है। समझ रहे हैं बातों को? नहीं समझ रहे तो याद कर लीजिए, क्योंकि इतना अब समय नहीं बचा है आपके पास। तो क्या बोला मैंने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का ये कार्य कर रही हैं, अलग अलग सेल्स हैं मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। अलग अलग टिश्यू जो एक तरह का काम करे, ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन जो एक तरह का काम करे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक, जैसे नाक हो गया और लंग्स हो गया, अलग अलग चीज़ है ऑर्गन, पर क्या काम है इनका? सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप्स? प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं बताइए? एक तो ये बिल्कुल सीधा साधा सवाल है कि कितने तरह के होते हैं बताइए? ऑप्शन होगा इसका तीन तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको आना चाहिए। 15, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। ठीक है, विच लॉ सपोर्ट्स द स्टेटमेंट? स्वतंत्र रूप से लटके हुए, ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लड़की के एक ढांचे, ठीक है, सॉरी लड़की नहीं है, लकड़ी है। ठीक है, ये लकड़ी है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। ठीक है, कौन सा नियम इस कथन को समर्थन करता है? जानते हैं, कोई भी अगर जैसे एक लटका हुआ चीज़ हो उसमें कील ठोकना हो तो बहुत कठिन होगा, मारेंगे इसे उधर चला जाएगा, मारेंगे चला जाएगा। तो इसमें कौन सा लॉ होता है? फिजिक्स का सवाल है। अगले ऑप्शन अगले साइड में, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, और चौथा है पास्कल लॉ। बताइए इसमें से कौन सा लॉ है आपका? देखिए, न्यूटन जो थे आपको बताया मैंने, फोर्स में उनका बहुत काम है। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, एक एप्पल गिरा। ठीक, तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है ना, आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ
कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसको कभी आप धक्का नहीं देंगे। कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक आप उसको रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाएंगे। अब आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा कि सर हम चलते रहते हैं, ठीक है, तो अचानक से तो हम तो चाहते हैं तो रुक जाते हैं, हमको कौन फोर्स लगाता है। ये आप दिमाग मत लगाइए। क्यों? क्योंकि अच्छे से समझा देंगे आप, बेसिक क्लास में आएंगे फिजिक्स में तो आपको उतना डेप्थ में पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, आप सिंपल एग्जांपल ये लीजिए, जैसे बस चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? ब्रेक लगाया जाता है। ठीक, अगर बस खड़ी है तो उसको चलाने के लिए क्या एक्सेलरेटर लगाते हैं, वो भी क्या एक तरह का फोर्स है। ठीक है, तो एक्सेलरेटर लगाते हैं तो फोर्स लगाते हैं तब चलती है। ठीक, तो पहला इनर्शिया का लॉ यही कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू को बताता है। फोर्स जो होगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगी, मतलब जो चीज़ मास है उसमें कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही वो फोर्स का वैल्यू आएगा। तीसरा जो होता है ये कहता है कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अंग्रेजी बोल दिए, उसका मतलब समझिए। जैसे ये ब्लॉक है, इस पर अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं आप F, तो ये ब्लॉक भी आपके ऊपर लगाएगा। बोलेंगे कैसे सर? जैसे मैं किसी चीज़ को धक्का देता हूँ तो हमको भी धक्का दे देता है, वो तो नहीं देता है सर, वो आगे बढ़ता है, मैं नहीं बढ़ता हूँ। तो इसके पीछे एक छुपा हुआ फिजिक्स है, वो आप समझने की अभी कोशिश मत करिए, आप याद कर लीजिए। बस इतना आप जानिए कि कोई बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे तो आप पे भी वो बॉडी लगाएगी। यही यहाँ काम करता है। जैसे हम इस पे लगाते हैं तो ये हमारे ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से आगे बढ़ जाती है। अगर ये किसी चीज़ पे लटका रहता, मान लीजिए किसी से सपोर्ट में रहता है, तो हम मारते, वो हमको फोर्स देती, पर पीछे से सपोर्ट रहता तो नहीं हो पाता कुछ भी। ठीक है, समझ नहीं आया होगा, थोड़ा कठिन है। साइंस वाइंस में इसी को पढ़ाने में 2-2 लेक्चर लग जाता है, इनर्शिया, मोमेंटम, इसी चीज़ों को आप इसको याद कर लीजिए। इसका कौन सा लॉ है? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक, ऑप्शन क्या है 15 का? सी। ठीक, पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल अभी मैंने बताया किस चीज़ का यूनिट होता है? पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है और प्रेशर से रिलेटेड है पास्कल लॉ। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कभी कभी कि जैसे गाड़ी वाड़ी जब धुलाती है, कहीं थोड़ा बढ़िया गाड़ी वाड़ी 4 व्हीलर धुलाती है, देखे होंगे तो देखे होंगे कि ऐसा एक वो बनाए रहते हैं सब, इधर एक पत्थर रखते हैं, इधर आपका गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी ऊपर उठने लगती है। तो आप सोचे नहीं है कि इधर 10 किलो का पत्थर रखते हैं, आपका 2 कुंटल का गाड़ी 4 व्हीलर ऊपर उठने लगता है। ये पास्कल लॉ पे काम करता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, कोई मतलब नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको समझना है ही नहीं सब क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है? ये सब क्वेश्चन समझना है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह ये बस इसलिए डाल दिया हूँ क्वेश्चन एक आध दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे BHU कोई भरोसा नहीं, मैंने बोला ना कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है। ऐसे तो अगर स्ट्रिक्टली बाउंड टू उनको रहना चाहिए सिलेबस, हमने सिलेबस भर पढ़ा दिया, आपको बता दिया, फिर भी आपको ये चीज़ें बता रहे हैं ताकि अगर एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आए तो आपके नज़र में रहे, दिमाग में। तो 16 का आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। कोई इसके पीछे रीजन आपको नहीं समझना है, याद कर लेना है बस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। रेड रॉट इज डिजीज कॉज टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। रेड रॉट एक तरह का लाल सरांद एक डिजीज है, कौन से इनमें से 4 ये प्लांट का डिजीज है, किस में होता है? ठीक है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है वैसे, पर कभी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसलिए इसको ले लिया। ठीक है, इसका क्या होगा? शुगर केन में रेड रॉट डिजीज होती है। पैडी में कौन सी डिजीज होती है? धान में कौन सा रोग होता है? वाइट रस्ट होता है, ऐसा है। ठीक है, ऐसे ही गेहूं में कौन सा होता है आपका? ऐसे करके अलग अलग होता है, पर आपके लिए रेड रॉट ऑफ शुगर केन इंपॉर्टेंट है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। रेड रॉट पूछे तो शुगर केन, हिंदी वाले बच्चे लाल सरांद। ठीक है, लाल सरांद। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। अब मैंने बोला था ना शुरू में कि एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, ऊपर था ना कि कोई भी दुनिया में एनिमल टिश्यू कितने तरह से टिश्यू से बन के, कितने तरह के, कोई भी एनिमल कितने तरह के टिश्यू से बन के मिल के बना है। तो उसमें मैंने बोला था ना कि कुछ क्वेश्चन याद करने लायक होते हैं 4। तो 4 कौन कौन से थे? अलग अलग थे, मैंने बताया थे, इपीथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, ऐसे था करके। तो उसमें क्या है कि वही है कि यहाँ पे पूछ दिया, उसी में से एक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा सी, स्किन। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। स्किन जो है वो इपीथेलियल टिश्यू है, इपीथेलियल टिश्यू है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेके आया हूँ, आसान नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है।
आपको मैंने बोला था वायरल डिजीज जितने हैं, जितने बैक्टीरियल डिजीज हैं, जितने क्या कॉमन वाले फंगल डिजीज हैं, उन सबको आपको पढ़ लेना है। फंगल डिजीज जितने हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए। तो चिकन पॉक्स और पोलियो कौन सा डिजीज है आपको पढ़ाया गया, बताइए। ये एक तरह के वायरल डिजीज है। एल्गी से होने वाले डिजीज का कमेंट करके बताइए। प्रोटोजोआ की कमी से, प्रोटोजोआ के कॉजल मतलब कॉज की वजह से कौन सा डिजीज होता है ये बताइए। प्रोटोजोआ एमेबियोसिस एक डिजीज होता है, आपको पता होगा। बैक्टीरिया का तो बहुत सारे डिजीज है, कमेंट करिए बताइए। ये सब हमने पढ़ाया है, आपको आना चाहिए। अगर कोई भी आ जाए बैक्टीरियन डिजीज का नाम तो आपको आना ही चाहिए, क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। थर्मल कंडक्टर का मतलब यह है कि जो हीट को पास कर पाए उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टर। जो हीट को पास कर पाए वो थर्मल, जैसे लोहा में हीट पास हो जाता है, वैसे इसमें से कौन सा बुरा उष्म का परिचालक है। एल्युमिनियम तो बढ़िया है, कॉपर भी बढ़िया है, ग्लास, सिल्वर, इसमें बताइए कौन सा है। हमारे हिसाब से ग्लास है, आप कमेंट करके बताइए क्या है। क्योंकि ग्लास में कभी देखें ग्लास को छूने से करंट मारता है नहीं, लेकिन करंट या हीट कुछ भी, गर्मी लगना, ठीक, करंट या हीट कौन सा होगा, ठीक है। सिल्वर में तो और बढ़िया होता है, कॉपर में सबसे बढ़िया होता है। कॉपर में थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होता है। जैसे एक बार क्या की थी ना, जब गवर्नमेंट थी तो जो तार बिछाया गया चारों ओर, जो लाइट के लिए आपके घर से तार आता है आपके घर पे, तो उसमें क्या था कि तार आता था, तो पहले सोचा गया कि ऐसा चीज़ का तार बनाया जाए जिसमें बहुत बढ़िया थर्मल कंडक्टिविटी हो, करंट बढ़िया से पास हो, कोई रुकावट ना हो। तो जो साइंटिस्ट बताया कि भाई कॉपर जो है सबसे बढ़िया थर्मल कंडक्टिविटी रखता है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। पर सरकार सोची कॉपर तांबा लगा देंगे, लोग काट काट के तार ही चुराने लगेंगे, तो बिजली कहाँ से जा पाएगी। इसीलिए एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है तार, ज़्यादातर आप देखते हैं कॉपर का कम ही यूज़ किया जाता है। और उससे भी बढ़िया कॉपर, चांदी, सोना, ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। तो कॉपर का यूज किया जाता है, कम थोड़ा यूज किया जाता है। एल्युमिनियम ज़्यादातर यूज किया जाता है, आप देखे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसमें से बताइए कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक। नर्व सेल जो होती है सबसे लंबी सेल होती है, ऐसा बना होता है, आप देखे पड़े होंगे, ऐसा कुछ होता है, फिगर अच्छा नहीं बनाया हो। नर्व सेल होती है सबसे लंबी, ठीक है। अब इसके साथ ही दो क्वेश्चन और बनाइए। लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, जांग की हड्डी होती है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज, कान की हड्डी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन, ठीक है। इसका होगा आपका कलर किस वजह से होता है, मिलेनिन की वजह से होता है। कलर किसके वजह से आता है, मिलेनिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड का लाल रंग होता है, ब्लड का लाल रंग होता है। पर ह्यूमन के स्किन का कलर मिलेनिन, तो जिनमें मिलेनिन ज़्यादा होगा वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो सांवले रंग के होते हैं। और जिनमें मिलेनिन कम होता है वो थोड़ा गोरे रंग के होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से एक रोग भी होता है आगे, ठीक है। मिलेनिन की कमी से रोग भी होने लगता है, बहुत ज़्यादा वाइटिश स्किन हो जाती है, ठीक। तो अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज मैंने पढ़ा तो उसमें बताया था दो तरह के डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। एक होती है असंक्रमित डिजीज और एक होती है संक्रमित डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 1% 2% फैलती है, जैसे मैंने आपके ऊपर खांस दिया तो फैल गई, और आप मैं खांसूँ चाहे कुछ भी करूँ आप में वो डिजीज नहीं जाएगी। जैसे कोरोना वायरस है, लोग कहते हैं ना कि एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आएंगे, खांस दिया आपके ऊपर, चली जाएगी, तो कम्युनिकेबल डिजीज है। जो खांसने से चली जाए, छींकने से चली जाए, साथ में खाना खाने से चली जाए, तो सब कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है आप बताइए, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, कॉलरा है क्या, हाँ कॉलरा है कम्युनिकेबल डिजीज। चिकन पॉक्स भी कम्युनिकेबल, देखिए जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है उसके दूर नहीं, साथ साथ लोग नहीं रहते हैं, उनको घर में बैठा दिया जाता है, ठीक है। इसी से ट्रेडिशन भी है हमारे यहाँ। इसमें क्या कहते हैं, उसमें पूजा वूजा करते हैं, लोगों की माता आई है कह के घर में बैठा देते हैं, ताकि क्यों, साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि उनको घर में बैठना चाहिए। वो बाहर जाएंगे फैलाएंगे, तो उसको घर में बैठाइए, उनको पूरा पूजा वूजा करिए, बताइए, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी है। टीबी अगर आपको क्या होता है, खांसी बहुत आता है, अगर उसी में आपके ऊपर कोई खांस दिया तो आपको भी टीबी हो जाएगा।
कैंसर नहीं होता। एक आदमी कैंसर है, उसके बगल में बैठ जाइए, रात भर सोइए उसके साथ, तब भी आपको कैंसर नहीं होगा। ठीक है, कैंसर क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक, अगला, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर जो होता है किस तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी। मोटर से क्या होता है? मोटर से पिसान, वो आटा चक्की चलता है, मोटर से गाड़ी चलता है, तो कोई मैकेनिकल काम होता है, समझ रहे हैं? कैसे काम से, कैसे किस तरह की एनर्जी को बदलता है? पहला साउंड एनर्जी को नहीं, मैकेनिकल को। मैकेनिकल में तो बदल ही रहा है, तो मैकेनिकल को मैकेनिकल में थोड़े बदलेगा। केमिकल को नहीं, केमिकल को भी नहीं। चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल। बिजली देंगे तो मोटर चलता है, और बिजली को क्या करता है? वो आपके काम में बदल देता है। तो मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में। कमेंट करके बताइए डायनमो क्या करता है? डायनमो क्या करता है? किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ठीक है। 25 क्वेश्चन। व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन? कुछ काम का नहीं है ये, ठीक है, क्वेश्चन आप में आएगा नहीं। ठीक, फिर भी आपको बता दो इसका आंसर बी है, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। ये दो तरह के रोटेटरी मोशन है। 26, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया एसआई यूनिट से। फोर्स का क्या है? कभी से मैं रट के बढ़ा रहा हूँ। फोर्स का क्या है? न्यूटन। वाट किसका है? पावर का है, मैंने बताया। पास्कल किसका है? प्रेशर का है। सब तीनों आ गया। बॉयल्स किसका है? बॉयल्स किसका है? टेम्परेचर का है, पर ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, इसको काम का नहीं, ये क्वेश्चन काम का नहीं है। ठीक है, इससे घबराइएगा। तो अब एसआई यूनिट आने का प्रोबेबिलिटी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का आएगा तो वहीं से आएगा। ऑक्सिलरी ब्लड डेवलप इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट? ऑक्सिलरी ब्लड किस में बनता है? ये सब क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि कभी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा बहुत प्लांट फिजियो का क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत ही कम, कभी कभार। अब तो जीएस का पोर्शन भी कम कर दिया, 3-4 क्वेश्चन कर दिया है। अब देखिए इस साल के पेपर में कितना देता है, अब उसका ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सिलरी ब्लड क्या विच पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है? किस प्लांट में पाया जाता है? फ्रूट में पाया जाता है क्या? नहीं। लीफ में? नहीं। ब्रांच में पाया जाता है। ठीक है, शाखाएं जहाँ से निकलती है, जैसे ये प्लांट है, यहाँ से शाखा निकलती है तो यहीं पे एक्सिलरी बड होती है। ठीक है, तो शाखाएं जहाँ से निकलती है वहीं पे होता है, रूट्स में भी नहीं होता है। 28 क्वेश्चन। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जाइलम से क्या होता है? फूड पहुँचता है, वाटर पहुँचता है, न्यूट्रिएंट पहुँचता है, फूड वाटर एंड वाटर दोनों पहुँचता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, जाइलम जो दिया है थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक्स है। ठीक है, इसमें जाइलम जो होता है आपका पानी पहुंचाता है प्लांट्स में। प्लांट्स में जैसे हम तो क्या करते हैं, मुंह से ही पानी खाना सब लेते हैं। प्लांट्स में आप उनके रूट में डालते हैं पानी, खाना जो भी डालते हैं न्यूट्रिएंट्स, अब वो नीचे से अंदर से लेते हैं खाना, तो वो खुद ही बनाते हैं अपना। ठीक है, तो पानी वो जो होता है जाइलम में अंदर जाता है, नली है एक तरह का, फ्लोएम में फूट जाता है। पर जाइलम में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं जाइलम में। ठीक, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन में वाटर न्यूट्रिएंट्स दोनों है, कौन सा ऑप्शन में मारूं? ठीक, तो अगर वाटर एंड न्यूट्रिएंट बोथ दिया रहे तो वो बेस्ट ऑप्शन है। वो क्या है? बेस्ट ऑप्शन है। अगर दोनों दिया है तो वाटर मारेंगे। ठीक, वाटर एंड न्यूट्रिएंट दिया है तो वो मारेंगे, सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट अलग अलग दिया है तो वाटर मार के आएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फूड का बोले कि सर फूड किस में ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट्स में फ्लोएम में होता है। किस में होता है? फ्लोएम में होता है। फूड किस में होता है? फ्लोएम में होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन। हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, पंच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कितने दिया था बताइए? ये बहुत रेयरली पूछा गया, R.H. विटेकर ने दिया गया था। ये सब साइंटिस्ट के नामों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डिजीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू से बोलता आया हूँ, अभी भी हूँ। वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, हेरिडेटरी डिजीज़, इतना पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन विटामिन, 2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो जाएगा। बाकी अब उनकी मर्जी जहाँ से पूछे। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़? ठीक है, ये भी फिजिक्स से क्वेश्चन है, समझने की बात है बस। एक गैलीलियो ने लॉ दिया था फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। अगर आसमान से आप कोई चीज़ गिराते हैं तो उसके लिए एक लॉ दिया था उसने। गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, बहुत महान साइंटिस्ट है। ठीक है, तो गैलीलियो के जो लॉ को है उसको कहते हैं, दूसरे न्यूटन ने उसी को थोड़ा सुधार के न्यूटन फर्स्ट लॉ दिया था। जो लॉ ऑफ इनर्सिया जो मैंने बताया ना, वही गैलीलियो का ही लॉ था, लेकिन न्यूटन उसको थोड़ा सुधार के दिए थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेसेस? थोड़ा कठिन सवाल है।
पर कई बार जैसे ये सब प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, आपके एंट्रेंस से नहीं, BA LLB सबसे, क्योंकि BHU ही सारा एग्जाम कराता है, तो हो सकता हो कौन सा आ जाए, कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन है आपके लिए कि आप पढ़े नहीं हो कि फर्नेसेस वगैरह क्या होता है, यंत्र धातु भट्टी उट्टी सब नहीं पढ़े होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। अंतिम समय में घबराइएगा नहीं कि सर आपने 50 क्वेश्चन कराया 10 ही हमको आया। ठीक है, 10 आ गया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे नए क्वेश्चन है, एक भी प्रीवियस या अरे मतलब रिपीटेड टाइप नहीं है, समझ रहे, जो आप जानते हैं बार बार वही पढ़ा, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, ये सब नहीं है, थोड़ा नए एक तरह का क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी डाला है हमने, अभी तक आप सिर्फ बायो पढ़ते थे, तो थोड़ा घबराइएगा मत अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास सामने आते हैं तो। क्या बोलते हैं, पायरोमीटर इसका ऑप्शन होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे अभी हमको पसीना हो रहा है तो यहाँ क्या ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी कैसे नापते हैं, बढ़ी हुई है, ऐसे पसीना से थोड़े नापते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं, आर्द्रता मापी, हिंदी में क्या, आर्द्रता मापी। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि वो होती है जो क्या बोलते हैं, मॉस्किटो की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, आप जानते होंगे। मॉस्किटो की वजह से नहीं होती, मॉस्किटो सिर्फ एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब जो डिजीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। जैसे हमें काटा, हमारे में वो थी डिजीज़, किसी और में ले जाके उसने दे दिया। लोग कहते हैं ना कि डेंगू मच्छर की वजह से, तो मच्छर की वजह से नहीं होता है डेंगू। ठीक है, तो वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा अनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। ठीक है, पहला बीमारी है चिकन पॉक्स, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है ब्लैक फीवर, चौथा है कॉलरा। क्या आंसर होगा बताइए, इसमें आंसर होगा आपका बी, मलेरिया। ठीक है, 33 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर डेंगू दिया रहता तो भी आप मार के आ जाइएगा मॉस्किटो की वजह से, उसका मॉस्किटो का नेम अलग होता है। ठीक है, पर अगर मॉस्किटो दे के आए अगर आपके सवाल में, मान लीजिए मलेरिया ना दे, सिर्फ डेंगू देते ऑप्शन में, तो भी मार के आप आ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अस सैफ्रॉन। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रूट्स, पेटल्स, स्टेम, स्टिग्मा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में ऑप्शन लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं बोल रहा हूं तो। ठीक है, कौन से भाग से सैफ्रॉन निकलता है आप बताइए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, रूट्स है, पेटल्स है, स्टेम है, स्टिग्मा है। ठीक है, तो जब फूल देखेंगे, अड़हुल का फूल देखें आप, उसका ऐसे लाल कलर का होता है, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, लाल कलर का पत्तियां होती हैं ना, देखे होंगे सबके घर में होता है। ठीक, तो ये जो होता है इसी को स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जो होता है इसको स्टिग्मा, इसी को स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से आपका सैफ्रॉन जो भाग निकलता है ऊपर वाले स्टिग्मा से निकलता है। ठीक, जानते होंगे लाल कलर का प्लांट्स होता है। ठीक है, ये पेटल्स होता है, पत्तियों को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। अभी ये क्वेश्चन पीछे कराया था लेकिन उसका वर्डिंग अलग था, मतलब क्या था, ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन देखिए इसका, जैसे मैंने पीछे अभी एक क्वेश्चन कराया था ना कि पौधों में पानी कौन ले जाता है, उसी को थोड़ा बदल के बढ़िया से लिख दिया कि जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन ले जाता है, नीचे से ऊपर कौन ले जाता है। तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन पहला क्या है, जाइलम। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं, पीने वाला नहीं है ये दारू। ठीक है, जाइलम एक तरह का वेसल होता है, ऐसे मान लीजिए एक पाइप टाइप का होता है प्लांट के अंदर, वही जाइलम, उसमें पानी और न्यूट्रिएंट्स भर के जाते हैं। मैंने बोला था पहले ही आपको कि पानी अगर देगा ऑप्शन में तो सिर्फ पानी मारेंगे। हिंदी वाले बच्चों जाइलम को दारू कहते हैं, फ्लोएम को वल्कल कहते हैं। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब बोथ जाइलम एंड फ्लोएम मिलके फूड और वाटर दोनों को करता है। ठीक, तो अगर जाइलम फ्लोएम से कभी सवाल है तो गलत करके आएंगे क्या, नहीं करेंगे, कॉर्टेक्स नहीं होगा ये गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा सवाल आना नहीं चाहिए, पर अगर आ गया तो क्या करेंगे, लगा के तो आना ही है आपको। मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, स्पीड। ठीक है, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ वेक्टर क्वांटिटी लिख दे रहा हूँ।
इनको क्या करिएगा, याद कर जाइएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई, डिस्टेंस। इसी का वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई, स्पीड। इसी का वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक। और आपका स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, वर्क। और आपका स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, मोमेंटम। ये सब जो दिया हुआ है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है, सॉरी ये और आपका स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, जैसे प्रेशर वगैरह हो गया, ठीक है, ठीक। इतने सारे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या हो गया, ये सब जो दिए हुए हैं, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ बता ही दिया, टॉर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेग, ये सब जो आ जाएगा ना तो आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, ठीक। इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एक दिन बस बचा है आपके पास। 37 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीजेज। कौन से टेम्परेचर पे बर्फ जो, अरे पानी जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है, ठीक है। शुद्ध जल किस तापमान पे जम जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए पहले, ठीक, जूम कर देता हूं, बताइए। अब हिंदी वाले बच्चे कहेंगे सर हिंदी में, नंबर को हिंदी में कैसे लिखेंगे यार, बताओ। 32 को 32 ही लिखेंगे ना, ठीक। शुद्ध जल कितने टेम्परेचर पे जम जाता है, बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। 32 डिग्री, 0 डिग्री, 48 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 32 डिग्री। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। क्या है, फ़ारेनहाइट में। अगर यही डिग्री सेल्सियस में रहता तो कुछ आंसर बदल जाता है। अब उसका एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने का, जो आपके काम का तो नहीं है पर फिर भी आपको बता देते हैं, अगर मान लीजिए कभी यूज ही आ गया। फॉर्मूला होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ठीक है। जिसमें C जो होता है डिग्री सेल्सियस, अगर मान लीजिए आपको 5 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C की जगह 5 रख देंगे और F की जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट की वैल्यू। ये आपके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो तेज थोड़ा मैथ वैथ वाले बच्चे होंगे उनके लिए था। बाकी आप क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक। कितने डिग्री पे जम जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन बी आपके सामने ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिए जो हीट होता है ना, आपका जो टेम्परेचर गर्म होता है, कह रहे हैं ना कि जैसे गर्मी अभी बहुत है, तो गर्मी जो बढ़ती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ वो जो गाने होने में गर्मी बढ़ती है वो वाली गर्मी नहीं, ठीक है। जो रियल लाइफ में आपका जो गर्मी बढ़ता है वो CO2 के कारण बढ़ता है। अगर इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी आपके अंदर, क्योंकि वो क्या होता है, हीट को बहुत ज़्यादा वो करता है, आपका क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। सन जो भेज रहा है हीट को एब्जॉर्ब कर करके रखेगा, हीट एब्जॉर्ब रहेगा चारों ओर, गर्मी गर्मी रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो वो बादशाह वाला जो गाना है वो वाली गर्मी नहीं है, ये चीज़ याद रखेंगे। याद रखेंगे कैसे, CO2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी। ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया LLB वगैरह के प्रीवियस ईयर में, तो आपके सवाल में अगर आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर बताया नहीं गया था, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी किसका होता है, ठीक है। देखिए मोलस्का जो होता है ना, मोलस्का का क्या होता है, जैसे पहले क्या हुआ ना, जब सृष्टि में जो एनिमल्स आए कई तरह फॉर्म में आए, पहले क्या हुआ, बस ऐसे ही लेटे रहते थे दिन रात, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपना पड़े रहते थे, ऐसे एकदम मस्कुलर फॉर्म में थे, समझ रहे, मसल के फॉर्म में ऐसे लेटे रहते थे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कहीं पत्थर गिर जाता था, कहीं पानी गिर जाता था, तो अपने अंदर इवॉल्व किए वो, क्या किया अपने अंदर क्या किया, ऊपर से स्केलेटन बना, जैसे मसल रहता था लेकिन ऊपर से कवच टाइप रहता था। जैसे उनका देखें ना, कछुओं का देखें ना, नीचे से पूरा मस्कुलर होते हैं, ऊपर से कवच टाइप बनता है। तो ऐसे इवॉल्व करते हैं, तो अलग अलग फाइलम में उसको बांटा गया। तो मोलस्का मस्कुलर फॉर्म में थे। आर्थ्रोपोडा क्या था, उनके में स्केलेटन फॉर्म था, ठीक है, वो अपने बचाव कर लेते थे। एनेलिडा जो था वो सेगमेंटेड फॉर्म में था, ऐसे ऐसे सेगमेंट में कहीं था। जैसे आप वो देखें अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अर्थवॉर्म देखें ना,
अर्थवॉर्म जो होता है वो सेगमेंटेड फॉर्म में होता है, ऐसे रिंग रिंग के चलता है, तो सब अपने हिसाब से अडॉप्ट करते हैं जीवन में, ठीक है। जैसे देखें, अगर आप गर्मी वाले प्रदेश में रहेंगे तो आपके पास छोटे छोटे कपड़े बहुत रहेंगे, हाफ शर्ट, हाफ टी शर्ट, हाफ पैंट रहेंगे। पर आप ठंडी वाले प्रदेश में चले जाइए, ठीक है, जैसे आप उधर चले जाइए अपना, मान लीजिए स्विट्जरलैंड में रहते होंगे, अगर आप कश्मीर में रहते होंगे तो आपके पास स्वेटर वेटर ज़्यादा रहेंगे। तो जैसा आपका एडेप्टेशन रहेगा इन्वायरमेंट, वैसी आपकी बॉडी बन जाती है। तो इसका आंसर क्या सही है? एनेलिडा, वलियन जाति, ठीक, फाइलम सी ऑप्शन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। कैसे बता रहा हूं, देखिए, जैसे क्या मैंने बोला लॉन्गेस्ट सेल बॉडी में कौन सी है बताइए। तो ऑप्शन था, क्या था, अभी पढ़ा है मैंने, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बता रहा था, तो उसमें बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे इनका ऐसे होता है, ठीक। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जैसे जुड़ते हैं जहाँ पे, ठीक है, तो इनके बीच थोड़ा सा गैप रह जाता है, इसी गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स गैप से बोलते हैं। तो 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप हो जाता है वो सिनेप्स गैप होता है, ठीक। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक। किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। कुछ साइंटिस्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं शायद इनको, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, ऐसे करके कुछ साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट, जैसे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ठीक है, डेड सेल की खोज किसने की थी, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 41 का? विलियम हार्वे, ठीक है। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच कॉल्ड एज विलाई। अब देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बन गया, आपके एग्जाम में इतना कठिन नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब आपके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जब लेंथ ज़्यादा, सरफेस एरिया ऐसे ऐसे खूब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों ओर एब्जॉर्प्शन ही होगा, समझ रहे हैं। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने के लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, उसी को क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होता है? सॉरी, मैक्सिमम डाइजेशन किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका पानी का जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है सारा, ठीक है, लेकिन पानी का H2O का जो होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? विलाई कहाँ सरफेस ज़्यादा बनेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला। स्टमक में क्या होता है बताइए? स्टमक जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, एसिड है आपके पेट में, आपको पता भी नहीं है आपके पेट में क्या है? एसिड है। तो कुछ बच्चे कहते हैं एसिड है तो पेट जल क्यों नहीं गया सर? तो जलता है ना, कह रहे हैं कि पेट जल रहा है। कई लोग कहते हैं नहीं है, ज़्यादा एसिडिक खाना खा लेंगे, जैसे ज़्यादा फास्ट फूड खा लीजिए जिसमें तेल मसाला ज़्यादा होता है, एसिड ज़्यादा होता है, तो एक्टिव कर देता है आपके पेट को, समझ रहे हैं। तो एसिड जो आपके पेट में है वो किसी काम से है। किस काम से है मैंने बताया था? एक एंजाइम होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है, जो आपका डाइजेशन करेगी, ठीक है। पर इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एसिड तो ला दिए, पर एसिड से पेट को कैसे बचाएंगे? क्योंकि पेट भी तो जल के पूरा पता चला यहाँ से एसिड गिर रहा है, लटक के गिर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? म्यूकस आ गया वहाँ पे, क्या हो गया? म्यूकस आ गया, मतलब पेट को बचाने के लिए म्यूकस है, ठीक है। पहले डाइजेशन हमको कराना था, डाइजेशन कराने के लिए हमको एंजाइम चाहिए, पर एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में थी, उसको एक्टिव करने के लिए हमने एसिड लाया। एसिड लाते हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई कि कहीं ये शरीर को नुकसान न कर दे, तो नुकसान करेगी तो हमने क्या किया? एक लेयर बना दिया म्यूकस का कि चलो अब तुम कुछ करो, कुछ तुम्हारा फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टमक में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 43, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ वही वाला क्वेश्चन फिर से घुमा फिरा के क्या बताया था मैंने? वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वेक्टर नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। 44 क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव द इनर एज टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल टू ए सेफ रिटर्न इज। ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द आइसोबार्स, ठीक है। केमिस्ट्री पूछेगा तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर याद कर लीजिए बी, एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसको समझाइए, तो उतना आपके पास न समय है,
ठीक है, कि आपको मैं समझाऊँ अच्छे से आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये सब बस याद कर लीजिए। जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर अलग हो, एटॉमिक नंबर अलग हो पर मास नंबर सेम हो। समझने की इसको कोशिश मत करिए आप, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है बिल्कुल। चौथा, कैटल क्विकली स्वेलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर। हिंदी वाले बच्चे को लिए पढ़ देते हैं। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं। ठीक है, एक ही अंतर है हमारे और गाय भैंसों में, जो भी एनिमल्स है, क्या बताइए, एक ही अंतर है हमारे और घास भैंसों में, हम लोग घास नहीं खा पाते हैं, जबकि हम उन्हीं से इवॉल्व होके आए हैं। हम जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे इवोल्यूशन में क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बढ़िया बनते जाते हैं ना। अब जैसे आज हम इंसान हैं, तो कल हमारा इवोल्यूशन होगा तो ऐसा आदमी बनेगा जो उड़ भी पाएगा। समझ रहे हैं, एक स्टेप हमेशा ऊपर प्रकृति आपको पहुंचाती है। तो आप बताइए कि एनिमल्स जो होते हैं वो घास को निगलने के पश्चात कहाँ रखते हैं, र्यूमन में रखते हैं, प्रथम अमाशय में। स्टमक का एक पार्ट है। पहले क्या होता था, हम भी घास खा लेते थे, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने घास खाना बंद कर दिया समय के साथ, क्योंकि हमारे पास खाना आ गया, हम खाना बनाने लगे। तो हमारे जो पेट में घास रखने वाली जगह थी, घास को पचाने वाली जगह थी, वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो गया, खराब, मतलब धीरे धीरे काम नहीं था। तो भगवान ने सोचा होगा जब काम नहीं तो इसको हटा दो। तो 1000 सालों में, 500 सालों में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि आज घास खाना खत्म करेंगे या खाना चालू करेंगे तो कल हो जाएगा। 500 सालों की प्रक्रिया थी। 500 सालों में क्या हुआ, स्टमक का वो जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कैटल आज भी खाती हैं, गाय आज भी घास खाती है, अगर गाय को भी आप रोज बर्फी खिलाएं, रोज खाना खिलाएं बढ़िया बढ़िया, तो उसके अंदर भी ये चीज़ खत्म हो जाएगी। उसके बेटे के बेटे के बेटे, गाय के जो भी होंगे प्रजनी आते जाएंगे, और पता चलेगा 100 साल बाद गाय का है सेम, पर उनके क्या होगा, ह्यूमन नहीं रह जाएगा उनके में। ये इवोल्यूशन है। ठीक है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। मैंने पहले ही ये क्वेश्चन बताया कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। आपको लगता होगा कि आप सांस लेते हैं, पर असली काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये सब। 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय किडनी इन द ह्यूमन बॉडी। किडनी क्या करता है, किडनी कुछ नहीं करता, एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, जितना पानी आप पी रहे हैं, जितना वेस्ट ले रहे हैं पानी के फॉर्म में, या कुछ भी वेस्ट जो निकालता है वो सब किडनी करता है। रेस्पिरेशन कौन करता है, लंग्स करता है। सांस ले रहे हैं, भले हीमोग्लोबिन ले जा रहा है ऑक्सीजन को, पर सांस लेने की प्रक्रिया आपका लंग्स में करता है। डाइजेशन कौन करता है, स्टमक करता है, पेट करता है। बच्चे बोलेंगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। अरे यार ब्रॉड लेवल पे पूछा जा रहा है तो स्टमक बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है तो आप मार दीजिएगा ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देगा ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, अगर है तो हमारा पैर करता है, पैर हाथ जिससे चलते हैं कई लोग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लेकिन प्लांट्स में पूछता है, किसने, वाटर का क्या, जाइलम, फूड का फ्लोएम। 49, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड अ कॉर्नर और स्लिट इज ड्यू टू। ये भी आपके काम का क्वेश्चन नहीं है, पर इसका आंसर डिफ्रैक्शन होगा, याद कर लीजिए। ठीक है, 49 का थोड़ा कठिन क्वेश्चन ये सब है, बस बना दिया गया है ताकि आपको कभी अगर आ गया तो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये आपको हटा देता हूँ आंसर, पैसे तो बता ही दो। पीडीएफ वूडीएफ नहीं मिलेगा, पहले ही बता दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैसेज कॉल मत करिएगा, देखिए वीडियो, थोड़ा सा मेहनत करिए आप भी, हम लोग कर रहे हैं तो कॉल वॉल मत करिएगा पीडीएफ के लिए। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन द डिजर्ट। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन द डिजर्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया था। टीआईआर की वजह से क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर्स में थे। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में पूछ दे तो क्या बोलेंगे, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपना चेहरा अगर आप देखते हैं, चेहरा अगर आप अपना देखते हैं तो किस वजह से देखते हैं, रिफ्लेक्शन। थोड़ा थोड़ा का माइन्यूट फर्क है। ठीक है, फिर आपका मिराज। मिराज क्या होता है, मिराज जानते हैं क्या होता है। जैसे आप कभी अगर गाड़ी हाईवे वगैरह पे चलाते होंगे रोड पे, तो आपको लगता होगा, जैसे दूर देखते हैं तो लगता होगा अरे यार रोड पे आगे पानी है, लेकिन जाते हैं वहाँ तो लगता है पानी तो था ही नहीं। यही मिराज है। ठीक है, एक तरह का मतलब आपका मृग तृष्णा। ठीक है, हिंदी में मृग तृष्णा बोलते हैं उसको। मिराज हाईवे वाईवे पे देखने को खूब मिलती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, अगर असली आंसर इसका देखेंगे आप, ठीक है,
तो आंसर तो इसका TIR और रिफ्रैक्शन दोनों होना चाहिए, ठीक है। पर आप रिफ्रैक्शन भी मार के आइएगा या कुछ, TIR एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो, ठीक है। आंसर तो ये होना चाहिए, पर अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, TIR होगा इसका आंसर, ठीक है। पर अगर TIR न दिया रहे तो आप रिफ्रैक्शन एंड TIR दोनों दिया रहे तो मार के आएंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके वजह से उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये आगे चल के पानी पानी दिखता है रोड पे, ठीक। थोड़ा सा बस आप ये याद रखिएगा, TIR की वजह से ऑप्टिकल फाइबर नाम दे दे क्वेश्चन में, TIR मार के आ जाइएगा, पूरा क्वेश्चन भी मत पढ़िएगा, ठीक है। फिर मिराज दे दे तो TIR मार के आ जाइएगा। बोले कि अपना चेहरा किस वजह से देखते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं, ठीक है। फिर आपको बोले कि कलर का पूछ दे, कोई कलर किस वजह से दिखता है, तो जो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है वो दिखता है। ब्लैक बस इस वजह से दिखता है, वो सभी एब्जॉर्व कर लेता है, व्हाइट सभी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यही सब थोड़ी थोड़ी कठिन क्वेश्चन थे, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन जो हमारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स उनको मैंने पढ़ाया था। बाकी पिछले साल का भी कैप्सूल है आपको साइंस का, ठीक है, साइंस का पिछले साल का कैप्सूल आप जाके एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना BHU BEd 2019 कैप्सूल करके, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के वो सिर्फ कराए हैं, ठीक है। इसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब करा दिए हैं, तो ओवरऑल आपका सब कुछ हो गया है। अगर दोनों कैप्सूल आप देखेंगे तो आपको शायद ही कुछ छूटेगा, ठीक है। तो दोनों कैप्सूल आप देख के एग्जाम देने जाएंगे। चलिए, एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, एकदम रिलैक्स होकर नींद लीजिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट।